ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम चंबल का दंगल अपने आखिरी पड़ाव पर है और हमारे साथ जुड़ने वाले आखिरी मेहमान भी बेहद खास हैं। जी हां, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, सूबे की सियासत का वो सितारा जो बरसों से जगमगा रहा है। चंबल के दंगल में इनकी भी अपनी एक अलग खास भूमिका है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अनुराग के पास, जिनके साथ मौजूद हैं सूबे के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। अनुराग, ओवर टू यू। मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम जी, आपका स्वागत है। हाजिर जवाब नेता कहे जाते हैं आप, लेकिन जुबान अपनी मर्यादा ना खोए इस बात का भी ख्याल रखते हैं। लेकिन इस बार के उपचुनाव में जिस तरीके की भाषा तार तार हो रही है, उसी से जुड़ा मेरा पहला सवाल है कि और कितने नीचे जाएगी सियासत? सियासत नहीं, एक पार्टी को कहिए आप। आज ही का बयान ले लो, एक पूर्व मंत्री अगर ये कहेगा कि कमलनाथ के पैरों की धूल नहीं है शिवराज सिंह, कहां 15 साल का मुख्यमंत्री और कहां 15 महीने का मुख्यमंत्री, कोई तुलना है क्या? 100% और 10% में। लेकिन क्या एक दिन कह दिया कि नंगा भूखा है मुख्यमंत्री। खुद मुख्यमंत्री चले तो वो डबरा में आके एक अपने मंत्री का आइटम कह दिया उसको, एक एससी की महिला नवदुर्गों के टाइम में, उसे आप आइटम कह रहे हो। कल एक व्यक्ति ने सागर में कह दिया कि माल है, टिकाऊ माल है। अभी दरअसल ये कांग्रेस पार्टी अकेली इस तरह की भाषा इसलिए बोल रही है कि चुनाव मुद्दों से भटके। 15 महीने में उन्होंने क्या किया है ये बताना चाहिए कायदे से। हमने 15 साल में क्या किया है हम बताएंगे। जनता को फिर जो पसंद आएगा उसको वोट करेगी जनता। लेकिन ये नहीं कह रहे, एक ही बात, भूखा नंगा है, आइटम है, माल है, पैरों की धूल नहीं है, नालायक है। अब ये शब्दों का प्रयोग कांग्रेस को क्यों करना? मुद्दों पे बात करो, विकास पे बात करो। लेकिन सवाल सिर्फ कांग्रेस की तरफ से नहीं है। बीजेपी के नेता भी इस बार उपचुनाव में लगातार भाषा को तोड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे इमरती देवी हो या फिर गिरिराज दंडोतिया। उन्होंने कमलनाथ को लेकर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, क्या उपचुनाव में या राजनीति में इस तरह की भाषा को बर्दाश्त किया जा सकता है? देखिए, क्रिया पर प्रतिक्रिया एक अलग बात है। आप दोनों तरफ के मुद्दे मत जोड़िए उसको। चाहे दंडोतिया जी के बयान को ले रहे हो या आप इमरती जी के बारे में ले रहे हो, शुरुआत कौन कर रहा है? वो जानबूझ के इसलिए शुरुआत करते हैं कि उनके बयान की चर्चा हो, उसके बयान पे फिर आए तो फिर आप कहो कि भाई अकेले ये नहीं है, इनने भी कह दिया, ये नहीं है। ये सब क्रिया मैंने कहने के बाद जो प्रतिक्रिया आई है वो आई है। आप तीखा बोलोगे तो तीखा सुनने की क्षमता रखो। बोलते क्यों तीखा? मुद्दे पे बात क्यों नहीं कर रहे हो? विकास पे बात करिए ना। आपने क्या जल कल्याणकारी कार्य किया आप बताओ। हमने क्या किए हैं हम बताएंगे। हमारे मुख्यमंत्री तो अपने विकास की बात करते हैं, अपनी योजनाएं बताते हैं, अपना काम बताते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी वही करते हैं। कांग्रेस कभी ऐसा नहीं करती है। आप राहुल जी के बयान ले लो, चाहे कमलनाथ जी के, वो हमेशा तीखे बयान इसलिए देते हैं कि वो चर्चा में आए, अन्यथा आप चर्चा करोगे क्यों उनकी? यही मेरा कहना है। मुद्दा मूल विकास का होना चाहिए चुनाव में, जो हमें कभी भी विपक्ष रखता ही नहीं है मुद्दा चुनाव का। धोखा देना, झूठ बोलना, लगातार झूठ बोलना, ऐसा झूठ जिसका परिणाम दे ही नहीं पाए हो उसको भी दोबारा घोषणा पत्र में शामिल कर लेना, यही इनकी सियासत है बस कांग्रेस की। कांग्रेस कह रही है कि 16 सीटों पर 35 करोड़ रुपए लेने का मुद्दा वोटर के घर बैठ गया है और मुफ्त में वैक्सीन देने का बीजेपी का ऐलान इस बार उपचुनाव में बेअसर साबित होगा। कांग्रेस तो यही कहेगी ना, उनका काम तो कोई नहीं बैठा ना, उनका काम कोई भी घर नहीं बैठा ना मतदाता के, ये वो खुद ही कह रहे हैं। अपनी सरकार बचा नहीं पाए। कमलनाथ जी की अकर्मण्यता को छुपाने के लिए जो मैनेजमेंट गुरु कहलाते थे, वो मैनेजमेंट ही फेल हो गई उनकी। वो सरकार चला नहीं पाए, ना जनहित में ना व्यक्तिगत। उसको छुपाने के लिए कुछ भी कहो। वोटर के मन में क्या बैठा है बता देगा वोटर। आपने बीते दिनों कहा कि पार्टी ओवरबर्डन नहीं होना चाहती है और सीटों के लिहाज से भी बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव कोई चुनौती नहीं नजर आ रहा, लेकिन फिर भी निर्दलीय विधायक केदार डाबर का आपको समर्थन लेना पड़ रहा है।
उन्होंने समर्थन दिया है, उनका आभार है, उनको धन्यवाद है। लेकिन कांग्रेस में भगदड़ के हालात हैं, इनके साथ कोई रहने नहीं चाहता है। हम 28 सीटें जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी का आदेश है, हमारे नेता ने कहा। लेकिन मैंने कहा कि सरकार भाजपा की ही रहने वाली है। हमारे सदन में 107 सदस्य हैं, 107 निर्दलीय और अन्य हैं। निर्दलीय और अन्य भी हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए जो सरकार में होता है उसके साथ रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी विधानसभा का विकास कराना है। उन्होंने अभी हमको समर्थन 3 बार हमारे सदन के अंदर किया है, बहुमत के लिए किया, विधेयक पे किया। तो 107 और 7 14 हो गए। 50% के लिए एक सदस्य ही तो चाहिए, 115 हो गए। लेकिन ये जो चुनाव है, ये सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, सरकार तो बन चुकी है। सरकार बचाने का भी चुनाव नहीं है, ये चुनाव सरकार चलाने का है। मतदाता को तय करना है, लूली लंगड़ी सरकार, समर्थन की सरकार चलाना है या बहुमत की सरकार चलाना है। वो देख चुकी है कमलनाथ जी की सरकार का हश्र, इसलिए प्रदेश का विकास मतदाता पहली प्राथमिकता मानता है और हम मानते हैं कि हम सीटें जीतेंगे। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि इस बार का उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस का उपचुनाव नहीं है, ये सिंधिया परिवार की साख का चुनाव है। क्या कहेंगे आप? पूरा सिंधिया परिवार इस वक्त भाजपा में है, लंबे समय बाद हुआ है ऐसा। इसलिए भाजपा और सिंधिया परिवार को अलग अलग न देखें आप, दोनों एक हैं। ग्वालियर चंबल का मामला हो या फिर मालवा निमाड़ का मामला, कांग्रेस बीजेपी के लिए चुनौती है या फिर बीजेपी के लिए चुनौती उसका कार्यकर्ता है जो दल बदलने वालों के कारण नाराज बताया जा रहा है? कोई भी नाराज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में कोई नाराज नहीं है। अभी आपने बताया कि सब कांग्रेस का साथ छोड़ के जा रहे हैं, आपने कहां सुना कि भाजपा का साथ छोड़ के कोई जा रहा है? नाराजगी कांग्रेस में ज्यादा है, उनकी अकर्मण्यता पे। इन्हें 15 महीने कार्यकर्ता को पूछा ही नहीं कांग्रेस के को। बल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया, ट्रांसफर कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं करा पाता था और दलाल जाता था, 2 मिनट में ऑर्डर लेके आ जाता था और कार्यकर्ता कोई दे देता था। वो कांग्रेस का कार्यकर्ता घर बैठ गया है पूरी तरह से। अब तो जो आपको दिखाई दे रहा है वो प्रत्याशी के समर्थक या उसकी जाति के लोग हैं, कांग्रेस का कोई दिख ही नहीं रहा होगा आपको। इमरती देवी का जो बयान आया है पार्टी को लेकर, वो जिस तरीके की टिप्पणी कर रही हैं, क्या इसे भविष्य का ट्रेलर माना जाए? हालांकि वो इस पूरे मामले को लेकर सफाई दे चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस तो इस बात को लेकर सवाल उठा रही है। इस पर स्पष्टीकरण वो दे चुकी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा, ऐसा उन्होंने खुद ने भी बोला है। लेकिन एक बात, तो एक के बाद एक लगातार वो बाकी क्रिया की प्रतिक्रिया वाले हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया। कलेक्टर चुनाव जितवा देंगे, वो डिप्टी, उसका भी स्पष्टीकरण उन्होंने दिया। बिना चुनाव जीते वो मंत्री बनेंगे, इसका भी स्पष्टीकरण उन्होंने दिया। अब बिना चुनाव जीते तो मंत्री हैं ही, वो मंत्री तो हैं ही वो, इसमें उन्होंने असत्य क्या बोल दिया? आप उसको अपने हिसाब से अगर बुक करोगे, देखिए एक सादा देहात की साधारण परिवार से आई हुई महिला है, वो स्वाभाविक रूप से उतनी कुटिलता उनके अंदर चल परेब नहीं है, मन की बहुत पवित्र महिला है वो, और रिकॉर्ड वोटों से जीती है। मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक वोटों से जीतने वाली महिला प्रत्याशी थी वो, और लगातार वो एक ऐसी महिला है जिनकी हर चुनाव में लीड बढ़ी है, तो लोकप्रियता तो उनकी है, ये तो स्पष्ट है। एमपी कांग्रेस कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बता रही है। बता वो ये भी रही है कि 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस को सभी सीटों पर जीत हासिल हो रही है। बीजेपी इसको किस रूप में ले रही है? जब मुख्यमंत्री बने थे तब तो अपनी कुर्सी बचा नहीं पाए, अब आगे बनाने की बात वो करते हैं। उनको मुख्यमंत्री इसीलिए कहते हैं कि कांग्रेस में भगदड़ के हालात हैं, ये भगदड़ थमी रहे चुनाव में, बस इतना सा है और कुछ भी नहीं है। 28 सीटों के उपचुनाव में यदि बीजेपी को जीत मिलती है तो जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, या फिर बीजेपी संगठन के सिर पे? ये संगठन और शिवराज जी दोनों के नाम पे जाने वाला है। वीडी शर्मा जी के नाम भी जाएगा और शिवराज सिंह जी के भी नाम जाएगा। कितनी सीटों की उम्मीद लगाकर बैठे? 28 की पूरी। हम अभी 27 के अंदर, तो आप पूछोगे कौन सी हार रहे हो? 28 ही जीतने वाले। नरोत्तम जी, आखिरी सवाल यह है कि अभी उपचुनाव होने में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन इन कुछ दिनों में भाषा की मर्यादा और कितनी गिरेगी और बयान कितने तीखे होंगे? क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया जा सकता है? और क्या इस बार का उपचुनाव किसी तरीके का रिकॉर्ड दर्ज करेगा?
अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस के लोगों से प्रार्थना करेंगे कि वो इसको बना के रखें भाषा के स्तर को। हम कभी किसी के बारे में ऐसा कटु नहीं बोल रहे हैं, वो भी नहीं बोले, क्यों बोलते हैं? फिर क्रिया की प्रतिक्रिया को फिर उदाहरण देते हैं कि देखो वो भी बोले, ऐसा नहीं करें, शुरुआत ही नहीं करें ना। तो ये हैं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने चंबल के सियासी दंगल पर न्यूज 18 से बातचीत की। इस सेशन में फिलहाल इतना ही।